1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का काम था ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। तो ये आपके देश में रेडीमेड उनको लोग मिल जाते हैं, स्लीपर सेल मिल जाते हैं, कहीं कश्मीर के नाम से, कहीं जेएनयू के नाम से, कहीं जादवपुर के नाम से। ये तमाम वो लोग हैं जो किसी खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और भारत अपने ही घर में लड़ रहा है। लिहाजा ये लड़ाई पाकिस्तान को माइनस भी कर दे थोड़ी देर में तो आपके यहां बड़ी भयावह है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि यकायक एक शख्स एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहता है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, ईरान में राजदूत रहता है, भारत का उपराष्ट्रपति बनता है, 2-2 बार बनता है और उतरते ही उसको डर लगने लगता है कि मुसलमान भारत में, डर लगता है उनको। अब उस हामिद अंसारी से ये पूछो भाई कि अगर तुम्हें ये पता चल गया सारा मलाई खाने के बाद कि अब इस मुल्क में डर लगता है, तो बर्मा के बॉर्डर पे जाओ, वहां से जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं उनको वहीं रोको भाई को, मत जाओ इस मुल्क में। मुझे डर लग रहा है, तुम्हें भी डर लगने लगेगा, मत जाओ इस मुल्क में। वो मक्कार वहां नहीं जाता है। इसलिए आपके शहर के कुछ लोग, उनको 2015 में एक साहब को डर लगा कि डर लग रहा है, वो अपनी बीवी से बेडरूम में कह रहे थे कि हम सुबह निकल चलते हैं, हमें डर लग रहा है, लेकिन अभी तक गए नहीं, वो चले जाते, हमने रोका नहीं था। फिर शिकायत 2018 में एक साहब को डर लगने लगा, वो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, मेरे सीनियर हैं, उनको भी डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर जो कंपोनेंट है उस समाज का, वो जुडिशरी में हो, वो सत्ता में हो, वो विपक्ष में हो, वो कश्मीर में हो, वो आसाम में हो, वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, वो क्रिकेट में हो, वो हॉकी में हो, एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट है, एक दूसरे के तार हैं ये, कि जो जिस हैसियत में है उस हैसियत में इस मुल्क को अपने पंजों पे खड़ा रखो। इस मुल्क की जो पहचान है उस तरफ लोग न बढ़ें। जैसे ही बढ़ते हैं आप, क्या वजह हो गई भाई कि अभी यकायक डर लगने लगा? मैंने इतनी घटना गिताई इस देश के अंदर, कभी डर नहीं लगा। 350, 400, 500 लोग आपके मुंबई बम धमाकों में मरे, किसी ने कहा था कि डर लग रहा है? किसी को डर क्यों नहीं लगा भाई? लेकिन अब डर शायद इसलिए लग रहा है कि हम जैसे लोग, GD बख्शी जैसे लोग, RSN, सुशील पंडित, गौरव आर्या और तमाम वो ताकतें जिनको लगता था कि 70 साल, हमारे यहाँ कहा जाता है, यूपी में कहावत है कि 7 साल के बाद जो कूड़ा डालने की जगह होती है ना, कहते हैं 7 साल बाद तो उसके भी दिन बदल जाते हैं, और कूड़े के ढेर की जगह कोई मकान बन जाता है, कुछ अच्छी जगह बन जाती है। इस देश को 70 साल लग गए, ये कूड़े का ढेर साफ हो रहा है, ये ढेर बदल रहा है। तो लोगों को लगता है कि वीर सावरकर के बारे में उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, सुभाष चंद्र बोस क्या थे इसकी चर्चा हो रही है। भारत का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाके झंडा फहराता है, मानता है, कहता है कि यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस था, उनके नाम से म्यूजियम बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि कहीं किताबों में, मुझे रंजीत भाई बता रहे थे कि सावरकर जी कहते थे कि संसद जो है वो एक मंदिर है। तो हमने मंदिर के सामने किसी को झुकते तो पहली बार ही देखा है। तो अगर ये मंदिर था और ये सावरकर साहब को समझ आ गया था, तो 70 साल बाद सावरकर का मानने वाला सीधे रूप में हो या घुमा करके हो, ये क्या वजह है कि आज ही का दिन चुना स्ट्राइक करने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 2 बातों को छोटी सी रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। अगर किसी की अच्छी बात है तो उसको पूरी ताकत से सपोर्ट करना चाहिए, और किसी की बात गलत है तो पूरा चौड़ा सीना करके कहना चाहिए तुम झूठ और गलत बोल रहे हो। पहली पार्लियामेंट की स्पीच में, 1 घंटे की स्पीच में, कुछ बातों को शायद मैं बहुत तेजी से कनेक्ट इसलिए करता हूं कि मैं उसी समाज के बीच में पड़ा हुआ हूं। मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री देश के जब अपना पहला संबोधन पार्लियामेंट में कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऐसी बात कही थी कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई थी। ऐसा रिएक्शन था उनमें मानो जैसे जिन्हें कई सारी चींटियों ने उनको काट लिया हो। अपने संबोधन में, सिर्फ लंबे संबोधन में, मुझे 2 ही बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि 700 साढ़े 700 साल की गुलामी की वजह से
हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हमारा पुरुषार्थ 5000 साल पुराना है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि अरे 750 साल कैसे कह रहे हैं, हम तो गुलाम सिर्फ 250 साल थे। यानी वो जो आए थे वो हमारे मेहमान थे। बाबर से लेके जितने चचा आए थे हमारे, वो हमारे मेहमान थे। उनको लगा पहली बार इस आदमी ने उस जगह चोट की है जिसको इस देश के अंदर इतिहास में पढ़ाया जाता है। बाबर महान था, अकबर महान था, ये महान था, वो महान था, ये किया। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे दौर की बात हो गई, तो हमारे आइकॉन के बारे में तो कह रहा है कि उन्होंने देश को गुलाम बनाया था। तो उनको सबसे पहले तकलीफ हुई। और पहली मन की बात में एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी बहुत पुरानी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नई बात है, लेकिन उस जहां वो बैठा हुआ है, जिन संकटों से वो आदमी घिरा हुआ है, उसकी कुछ कुछ एहसास मुझे इसलिए है कि उसके नज़दीक जो सिस्टम कैसे चल रहा है, सिस्टम में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के संविधान में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, मालदा में क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है कि इतने सारे संकटों से घिरे होने की वजह से कुछ बात सीधे तौर पे नहीं कही जा सकती। क्या वजह है कि वीर सावरकर की जयंती पे या उनकी पुण्यतिथि के ऊपर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आती है कि सावरकर को वो फूल चढ़ाते नजर आते हैं। किन लोगों को तकलीफ होती है कि सावरकर के ऊपर फूल क्यों चढ़ा रहा है ये आदमी? सावरकर को तो हमने दफन कर दिया था। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अपनी बात को खामोशी से कहने के लिए उन्होंने कहा अपनी मन की बात में, वो शेर की कहानी है, मुझे लगता है आप सबको पता होगी। अगर नहीं होगी तो मैं दोहराए देता हूँ। बताऊँ उसको? एक शेर शेरनी जो थे एक जंगल में जा रहे थे अपने 4 बच्चों के साथ में। ये प्रधानमंत्री की मन की बात की सिर्फ इतनी बात मैं कह रहा हूं कि हम समझें कि वो आदमी कहां पे कह रहा है, जिसकी ख्वाहिश शायद सावरकर जी की थी। जो बातें सावरकर जी कह के चले गए उसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो आदमी कितने धीरे से उन बातों को उस पद पे बैठने के बाद भी कह रहा है। वो अपने समाज को एहसास दिला रहा है। उस समाज से कह रहा है जो समाज सो गया है, उस समाज से कह रहा है जो ये समझता है कि हर काम सरकार का है, सरकार आ गई चली गई, अब सरकार शाम में आए, घंटा बजाए आपके घर का और पूछे कि भाई आप लोगों ने खाना खा लिया? अच्छा खा लिया, मैं जा रहा हूँ। तो ये सरकार से हमारी अपेक्षाएं होती हैं। इस समाज को जगाने के लिए इतने सटिल तरीके से, इतने बिटवीन द लाइन्स कहने के लिए भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। उसने कहा कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जा रहे थे। शेर की प्रवृत्ति शिकार करने की होती है। भेड़ियों का एक बहुत सारे भेड़िए जा रहे थे, उनका एक झुंड था। शेरनी और शेर को लगा के शिकार करना चाहिए। वो शिकार करने के लिए शेर और शेरनी दोनों दौड़े और शिकार करने के चक्कर में काफ़ी आगे चले गए। उसके 3-4 बच्चों में से 3 बच्चे तो भाग के वहाँ तक चले गए, एक बच्चा रह गया पीछे और शेर अपने आगे निकल गया और उसके साथ में 3 बच्चे थे वो चले गए। जो बच्चा अकेला रह गया वो उन भेड़ियों के बीच में बेचारा मिल गया, क्योंकि वो पीछे दौड़ नहीं पाया और वो रहते रहते भेड़ियों के बीच में भेड़ियों जैसी भाषाएं बोलने लगा। वो समझने लगा कि मैं भी भेड़िया हूँ। लेकिन वक्त ये हुआ कि वो रहते रहते उसके अंदर उसके कैरेक्टर जो थे वो भेड़ियों जैसे उसके हो गए। और एक दिन शेर और शेरनी जब जंगल से जा रहे थे, वापस आए, तो शेरनी ने अपने बच्चे को पहचान लिया शक्ल से, देख करके ये तो मेरा बच्चा है। उसके पास गई, उससे कहा कि तू शेर का बच्चा है। वो उससे लड़ने लगा, नहीं मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ। बड़ा हिज्जत हुई। ये बिल्कुल वैसी हुज्जत है जैसे सेकुलरिज्म पे होती है। उसने बड़ा समझाया कि तुम शेर को, वो नहीं माना। उसके बाद शेरनी बड़ी परेशान थी कि कैसे मैं इसको बताऊं कि तू सेकुलर नहीं है। बड़ा समझाया उसने कि तू सेकुलर नहीं है भाई। खैर वो उसको एक जंग वहाँ ले गई कुएं के पास और उससे कहा कि मेरी शक्ल देख और अपनी शक्ल देख, हम दोनों एक ही से हैं। उसने देखा और जैसे उसके बच्चे के चेहरे पे ये आया कि उसको कुछ एहसास हुआ, शेरनी ने दहाड़ लगाई। तो वैसी वो शेर ज़ोर से, बच्चा जो था वो शेर दहाड़ लगाए और उसके बाद बोला कि नहीं मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ। तो हिंदुओं की स्थिति उस भेड़ वाले शेर की तरह हो गई है। इसकी ताकत से मानिए कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के भाजक हैं। आप किसके, आपके पूर्वज कौन थे, वो कौन लोग थे, कुछ उसका भी गर्व करिए। ऐसा ही नहीं है कि 700 साल के दौर की वजह से आप इतनी हीन भावना के शिकार हो गए हैं कि अपने पुरुषार्थ को आप भूल गए हैं, अपनी पहचान को आप भूल गए हैं। और ये मत कहिए बार बार कि हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। हमारे डीएनए का जो भी आइटम था वो उस आदर्श समाज के लिए था, जब समाज में मूल परंपराएं थी, कुछ कानून थे, कुछ रूल थे। इसलिए हमारा बिहेवियर था कि हम हथियार नहीं उठाते थे, हम तर्क से बात करते थे। लेकिन 5000 साल पुराने हथियार से आज के आतंकवाद से नहीं लड़ सकते आप। आज आपको उसी हथियार की ज़रूरत है जिस हथियार आपके सामने है। लिहाजा ये मत कहिए कि हम तो सदियों से ऐसे ही थे। वो जो आपका एक शेर है, हमारे यहाँ बड़े सारे लोग गाते हैं उस शेर को। वो कहते हैं कि सदियों रहा ज़माना
और जिन्हें क्या क्या कहते हैं, हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं अभी नागपुर के भाषण में मैंने कहा भाई कि ये जो गलत फहमी है ना कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा ज़माना हमारा, मैंने कहा अफगानिस्तान जाओ, वहाँ भी कभी हुआ करती थी तुम्हारी बस्ती, कहीं नहीं मिल रही तुमको देखने को। ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए। आज के दौर की लड़ाई आज के दौर से लड़ी जाएगी, आदर्शवाद से नहीं लड़ी जाएगी। मैं आज भी कहता हूं कि हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए भाई कि अभी तो आपने एक ही बार बटन दबाया है सही जगह, एक ही जगह बटन दबाया है। हमारे हजारों काम, मेरी निजी ख्वाहिशें, मेरी प्रायोरिटी के सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है मंदिर बनेगा नहीं बनेगा विषय है, चलता रहेगा, लेकिन वहां मस्जिद तो नहीं बनने जा रही। एक बहुत सारी चीजें होंगी जिससे लोग सरकार से नाराज होंगे, मोदी से नाराज होंगे, उन्हें पूरा अधिकार है नाराज होने का। लेकिन मैं इसलिए नाराज नहीं हूं कि मोदी के आने के बाद से मैं सावरकर की सभा में खड़ा हुआ हूं, मैं नागपुर में हूं, मैं आजमगढ़ में हूं, मैं यूपी में हूं, सब जगह में हूं, और लोगों के अंदर जो गुस्सा है, मुझे ऐसा लगता है कि 700 साल के बाद आपको अपने शेर होने का एहसास हो गया है। लिहाजा सरकार में कौन आएगा कौन जाएगा यह महत्वपूर्ण मेरे लिए अभी भी नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस दिन यह समाज अपनी ताकत को पहचान जाएगा और समझ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आप माफ कीजिएगा, आप जब चाहेंगे राष्ट्रवादी को हटा देंगे, दूसरा राष्ट्रवादी उससे खड़ा कर देंगे, लेकिन समाज जिस दिन तय कर लेगा उस दिन कोई आपको पीछे नहीं हटाने वाला। कोई मोदी आपको आ जाए, दूसरा मोदी पैदा होगा, तीसरा मोदी पैदा होगा, लेकिन आपने 2014 में मोदी पैदा करने की कोशिश की, इसलिए वो वहां बैठा हुआ है। और ये आप ही का दबाव है, यह आप ही का दबाव है कि 3:30 बजे जो कुछ हुआ है, यह आपका दबाव है। उसको पता है गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसको पता है जिन लोगों ने मुझे चुना है, अगर मैंने उनकी 100 ख्वाहिशात पूरी नहीं की हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जो इस देश के लिए हैं, उसने पूरी की। लेकिन 2026-11 के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि तब आप गलती से बटन ने कहां दबाते थे। इसलिए बटन का ध्यान रखिए। मैं प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं, मेरा गुस्सा यह है कि छोटी सी गलती, छोटी सी कमी के कारण, छोटी सी नाराजगी के कारण राष्ट्र अहित ना हो जाए हमारा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमको 70 साल में कम से कम ऐसा आदमी तो मिला जो वीर सावरकर के सामने नतमस्तक होता है, जो पार्लियामेंट में जाने से पहले कहता है ये मंदिर है और अपना सर झुकाता है, जो आतंकवाद को आतंकवाद की तरह डील कर रहा है।